हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी को तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल दृढ़ तक पर। तो अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो जैसा कि आप सबको बताया पता होगा कि शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे जो हम अपना प्रैक्टिस सेशन करते हैं वो हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन का हमने आपके लिए चलाया हुआ है सेट पेपर। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस री एग्जाम कॉन्स्टेबल जो री एग्जाम हमारा 2024 में होगा उसकी हमने पीवाई को चलाए हुए हैं, जिसमें हम आप सभी के साथ 250 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फुली जो डेडिकेटेड हमारा इस टाइम शाम 6 बजे का प्रैक्टिस सेट है, ये ओनली और यूपी पुलिस के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी पुलिस में अच्छे नंबर लाना, मेरिट में के अंदर आना, तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका उत्तर भी आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। यानी कि आपको अपने एनवायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है वो आपको बताना है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है या नाइट्रोजन है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, कितनी 78% मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21% के आसपास। उसके बाद होती है हमारे पास ऑर्गन, उसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर होती है अन्य गैसें। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है वही आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर के डी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। ये भी आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, तो आप बताएंगे योगी आदित्यनाथ है। और आपको पता होगा एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है वो भी बनारसी को बनाया गया है। ये भी आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु के जो आप सीएम बताएंगे वो बताएंगे आप एमके स्टालिन। तो कुछ कुछ जानकारी आपको सभी स्टेट के बारे में होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। 28 मई को, 23 जून को, 18 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि 18 अप्रैल को क्या है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। यानी कि आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार किस देश में नहीं है वही आपको बताना है। इंग्लैंड में है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे जो आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो इंग्लैंड तक नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। यानी कि आप सभी को पता होगा जब जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो आपस में सरसर करते रहते हैं तो कितने डेसिबल को प्रदर्शित करते हैं वही आपको बताना है। ऑप्शन है 35 डेसिबल, ऑप्शन है 60 डेसिबल, ऑप्शन है आप सभी के सामने 110 डेसिबल, ऑप्शन आप सभी के सामने 115 डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। 100 डेसिबल क्या है, पत्तों के आपस में सरसराहट करने की जो डेसिबल के स्तर होता है वो 100 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे कि मिट्टी की संरचना सामान्यतः किस प्रकार द्वारा होती है। यानी कि जो मिट्टी बनी है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनी है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है निक्षेपण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अपक्षय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अपरदन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की संरचना सामान्यतः किस विधि से हुई है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा निक्षेपण के द्वारा मिट्टी की संरचना का विस्तार हुआ है, इस प्रकार से मिट्टी बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट जवाब। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, यानी कि जो खंबात की खाड़ी है वो किस किसके मध्य स्थित है, वही आपको बताना है। भुज और जामनगर, भावनगर व सूरत, राजकोट व भुज, या सूरत व राजकोट। तो खंबात की खाड़ी किस किसके मध्य अवस्थित है, वही आपको बताना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा भावनगर और सूरत के मध्य क्या है, खंबात की खाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ पर है। जो आपसे पूछा है जो सोमपेन जनजाति है वो कहाँ पर निवास स्थल है, वही आपको बताना है। लक्षद्वीप पे रहती है, अंडमान में रहती है, निकोबार में रहती है, या दादरा नगर हवेली में रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा निकोबार द्वीप समूह पर क्या है, सोमपेन जनजाति रहती है। अगर आपसे अधिकतर ये पूछा जाता है कि सोमपेन ओंग जो जनजाति होती है ये अंडमान निकोबार पर पाई जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर अंडमान भी दिया है, निकोबार भी दिया है। तो यहाँ पर आपके कंफ्यूजन के आंसर बन सकते हैं। इसी वजह से निकोबार में रहने वाली सोमपेन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, निकोबार में। अगर मैं आपको बता दूं कि इस बार सोमपेन जनजाति ने लोकसभा के चुनावों में भी मतदान किया है, इसी वजह से सोमपेन जनजाति आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान में रहती है कि निकोबार में, तब आप अपने उत्तर का आंसर बताएंगे कि निकोबार में रहने वाली सोमपेन जनजाति है। और इसने क्या है, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इन्होंने क्या है, इसमें चुनाव में मतदान में क्या है, अपना मत का प्रयोग भी किया है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, हो सकता है कि एग्जामिनर इसको करंट अफेयर के माध्यम से आपको आप एग्जाम में पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे कि बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं। क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, या बहिर्मंडल में। तो जो बादल होते हैं वो किस मंडल में तैरते रहते हैं, किस मंडल में रहते हैं, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो पहली परत पाई जाती है क्षोभ मंडल, उसी में क्या बादल पाए जाते हैं। और आपको ये पता होगा कि मौसम संबंधी जितनी भी प्रकार की प्रक्रिया घटना घटती हैं वो सभी हमारे क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था उसकी स्थापना के लिए किसकी सिफारिश पर यह समिति को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है गाइपोरिया समिति, महाजन समिति, फेरवानी समिति, या अमर्त्य सेन समिति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब बनेगा आप बताएंगे फेरवानी समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। रोबिन्स है, मार्शल है, कीन्स है, या एडम स्मिथ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे सही आंसर, तो आप बताएंगे मार्शल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के क्या है लेखक है। ऑप्शन नंबर के भी आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के पास 12वां क्वेश्चन है कि भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अगर भारत में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की होगी उसको नियुक्ति कौन करेगा, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब 12 का सही जवाब होगा, आप बताएंगे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 12 का बनेगा सही जवाब। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम की कितनी अनुसूचियां थी। 8 थी, 9 थी, 10 थी, या 12 थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब दीजिए कि 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम की कितनी अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी 10 अनुसूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसका आंसर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन है कि जो 11वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थान आते हैं, इनको कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 29 विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं, 22 विषय दिए गए हैं, या 14 विषय दिए गए हैं।
तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज को काम करने के लिए कितनी इनको विषय दिए गए हैं, कितने विषयों पर ये कानून या काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे इनको 29 विषय दिए गए हैं और फिर नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप कहेंगे मैडम ये दीदी इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए 11 को आप कैसे लिख सकते हैं, 11 को आप 2+9 करके भी लिख सकते हैं। 9 2+9 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसी प्रकार से ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इनको अगर 2 और 9 का चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 29 हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है भारतीय संविधान में विदेशी शोध और सूची नंबर 2 में दिया गया है कनाडा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान पर हमने देश से क्या क्या लिया है और किस किस देश से लिया है, वहीं आपको मैचिंग करना है। अगर आपको भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव देखना हो तो इसकी मैंने फुल प्रूफ क्लास आप सभी के लिए बनाई है। वो क्लास चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारी की सारी क्लास की मैंने वहाँ पर कंटेंट आप सभी को दे रखा है। अगर आपने वो एक बार क्लास कर ली तो मुझे यकीन है कि आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 15 को आप मैचिंग करके इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से आपको इसका मैचिंग करना है। तो वित्तीय आपात, जो हमने वित्तीय आपात लिया है वो कहाँ से लिया है, तो आप बताएंगे वो लिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि ए का हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, तो प्रस्तावना की भाषा ली है हमने कहाँ से, तो आप बताएंगे प्रस्तावना की भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि बी का हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, सी राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो सी का हो जाएगा आपका कनाडा, यानी कि सी का हो जाएगा 1। आगे आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, जो मंडल होता है उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो डी का बनेगा हमारा 4। तो हमारा जो टैग बने हैं, जो हमारे बने हैं वो बने हैं 3, 2, 1, 4। देखिएगा 32 और 14 कहाँ पर आ रहे हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी में मैचिंग हो रही है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा 3, 2, 1, 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल जो वर्गों को शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या कहाँ पर की गई है। आर्टिकल 29 में की गई है, आर्टिकल 30 में की गई है, आर्टिकल 45 में की गई है या आर्टिकल 46 में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे दीदी आर्टिकल 29 के अंतर्गत इन सभी की व्याख्या की गई है। तो हमारे क्वेश्चन का 16 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। स्टूडेंट आपको पता होगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको 3 प्रकार की सूची का वर्णन मिलता है, जहां पर आपको संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची मिलती है। तो आपको बताना है कि जो संघ सूची है उसका कौन सा विषय शामिल नहीं है। ऑप्शन है डाक बेतार, टेलीफोन, राष्ट्रीय जलमार्ग या जल परिवहन। तो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा, आप बताएंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं इन पर केंद्र सूची का या संघ सूची का विषय नहीं है। ये जो होता है ये हमारे स्टेट जो लिस्ट होती है उसके अंतर्गत यह आता है। तो ऑप्शन नंबर के 6 क्वेश्चन नंबर 17 का बनेगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष तक निर्वाचित होते हैं। आपको पता होगा जो हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा में एक लोक लेखा समिति होती है जो उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए वे चुने जाते हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे वह 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए, 1 वर्ष हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन या ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी हैं इनको संघ राज्य क्षेत्र जो है विधानसभाओं के सदस्य में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रक्रिया को किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा
पांडिचेरी और दिल्ली के जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी 70वां संविधान संशोधन। स्टूडेंट आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपको भारतीय संविधान में जो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, पहला संविधान संशोधन से लेकर और 106वां संविधान संशोधन जो 2024 में हुआ है, उन सभी संबंधित सारे के सारे संविधान संशोधन मैंने पूरे एक क्लास में आप सभी के सामने फुल प्रूफ कंटेंट के साथ कराए हैं। अगर आपको ये सब क्लासें करनी है तो आप चैनल पर जाकर इन सभी क्लास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि वहां से अगर आपने क्लास कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके वहां से मिल जाएगा, अगर वो क्लास आप ध्यानपूर्वक और अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा डी 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, यानी कौन सा हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन या ऑप्शन है 57वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा 99वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। लेकिन यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसको क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। इससे सवाल इस 99वें संविधान संशोधन से संबंधित जितनी भी डिटेल थी वो मैंने वहां पर क्लास में बताई हुई है, आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं और आपका वहां पर सारे के सारे अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है तो इसको पता हो गया होगा, इसलिए हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर के भी क्वेश्चन नंबर 20 का है सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि गांधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है। जो गांधार कला शैली है ये किस किस की कौन कौन सी कला का इसमें मिक्सर पाया जाता है, किस किस कला का इसमें क्या है संयोग या योग पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है, वही आपको बताना है। भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का या भारतीय यूनानी कला का। तो जो गंधार कला चित्र शैली है, जो कला शैली है, ये किस किस का संश्लेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा भारत तथा यूनानी कला का यह बनेगा मिश्रण। अगर आपसे पूछे कि गांधार कला शैली का विकास कब हुआ था तो आप बताएंगे ये कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। और यह सबसे पहले इसके साक्ष्य कहाँ पर पाए गए थे तो आप बताएंगे मथुरा में। कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन थी, मथुरा थी। और वहीं पर क्या है गांधार कला जो शैली थे इसके वहां पर प्रमाण भी मिले हैं और ये भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण भी पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 23। मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही आपका फेवरेट आपका मन पसंदीदा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है क्योंकि आपको मैचिंग करने के सवाल बहुत ही पसंद है। तो एक तरफ दिया सूची एक में दिए हैं वेद और दूसरी तरफ में दिया सूची दो में दिए इनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो जल्दी से आप सभी को इनका करना है मिलान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बनेगा, जल्दी से कीजिएगा। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण वेद है वो हो जाएगा कौशिक की, यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद क्या हो जाएगा सतपथ, साम वेद का हो जाएगा पंचविश और अर्धवेद का हो जाएगा गोपद। तो ये हमारे क्वेश्चन के बनेंगे सही जवाब। तो ऋग्वेद का मैच हुआ है 4 से, सामवेद का मैच हुआ है 3 से, साम यजुर्वेद का हुआ है 3 से, सामवेद का हुआ है 1 से और अर्थवेद का हुआ है 2 से। तो देखिएगा 43 से 12 कहाँ पर मिल रहा है तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। 43 और 12 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, यानी कि आप सभी को बताना है जो नासिक अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है। ऑप्शन ऑप्शन है आपके सामने रुद्रदामन, गौतमी बलश्री, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। जो नासिक अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बनेगा आप बताएंगे गौतम बलश्री से क्या है नासिक अभिलेख का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के भी गौतम बलश्री हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापना की थी, यानी कि जो पंजाब में अमृतसर नगर है उसको किसने स्थापित किया था वही आपको बताना है। गुरु नानक के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु तेग बहादुर के द्वारा या गुरु रामदास के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर के डी गुरु रामदास के द्वारा क्या है
पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। और गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन यह दान में दी गई थी, जिसके कारण जहाँ पर क्या है गुरु रामदास के द्वारा पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 के सही सवाल कीजिएगा। तुगलक वंश है, इलवरी वंश है, खिलजी वंश है, लोधी वंश है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आप बताएंगे, जवाब करके बताएंगे। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर के तुगलक वंश क्या है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। यानी कि जो विराजत जो हुई थी, विराजत इसको बोल देता है, ये अपने हाईएस्ट लेवल पर किस वंश के काल के अंतर्गत पहुंची थी। तो आप बताएंगे तुगलक वंश के अंतर्गत यह अपने बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंच गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर बनेगा तुगलक वंश हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास को अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। यानी कि जो अमीर खुसरो थे इनके द्वारा किसके विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई गई थी, वही आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप सभी को राइट आंसर करना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का आप राइट आंसर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा खड़ी बोली, क्योंकि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, इसीलिए इनको भारत का तोता हिंद भी कहा जाता है। अगर आपको पता होगा पहली न्यू सीपीएफ जो इनकी रचना थी अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर बनेगा खड़ी बोली। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले जो वर्तमान कासगंज में आता है, वहां पर क्या है इनका जन्म हुआ था। तो कासगंज के एटा में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 27 से संबंधित ये डिटेल भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यूपी पुलिस में इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं और अमीर खुसरो से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप सभी को इसका आंसर भी बहुत अच्छे से करना है। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। यानी कि आपको बताना है जो समाचार पत्र था हमारे पास द इंडियन ओपिनियन, इस पत्र को कौन सी भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता था, कौन सी भाषा में इसका संपादन नहीं किया जाता था, या कौन सी भाषा में इसको नहीं लिखा जाता था, वही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, गुजराती भाषा या तमिल भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट आप सभी को राइट आंसर करना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आप बताएंगे दीदी कि उर्दू भाषा में क्या है द इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था इसका क्या है नहीं छापा जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि द इंडियन ओपिनियन ये किसका समाचार पत्र है, तो आप बताएंगे ये महात्मा गांधी का समाचार पत्र था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर के बी उर्दू क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बन जाएगा। और मुझे आशा है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप अपने साथ लापरवाही करते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आपकी लापरवाही का जो हिसाब है वो भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करने हैं। आंसर उस मेंटेलिटी से करने हैं कि हाँ आप अपने एग्जाम में बैठे हैं और 50 क्वेश्चन का टारगेट आपको दिया गया है, तो आपको कोशिश करनी है कि 50 के 50 क्वेश्चन आप राइट बना कर लेके जाएं, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तभी आपके अंदर जो मेरिट में आने या ना आने का जो डर है वही तभी आपका खत्म हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक स्वदेशी समर्थक थे। यानी कौन से ऐसे नेता थे जो स्वदेशी समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता या सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बनेगा बताएंगे आप। दादा भाई नौरोजी थे ये क्या था, ये स्वदेशी के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर के ए दादा भाई नौरोजी क्वेश्चन नंबर 29 का बनेगा राइट जवाब। और आपको पता होगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी क्या है दादा भाई नौरोजी ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे 30 क्वेश्चन की तरफ कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। आपको पता होगा जो भारत में क्या है कि आजाद हिंद फौज बनी थी जिसका हमारी आजादी के लिए एक विशेष योगदान था। तो उसका विचार सबसे पहले किसने सुझाया था वही आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह,
महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर बनेगा बताएंगे आप सही जवाब करके। तो आप बताएंगे आजाद हिंद फौज का जो विचार है वह किसने सुझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा कैप्टन मोहन सिंह ने क्या है इसका सुझाव को सुझाया था। लेकिन आजाद हिंद फौज को किसने बनाया था, किसने यह तैयार की थी, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हैं आविष्कार और सूची 2 में दिए हैं आविष्कारक। एक तरफ आपको आविष्कार है, दूसरी तरफ आपको आविष्कारक दे रखे हैं, इन सभी को आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब बनेगा, जल्दी से बताइएगा। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे पिनकस ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे ल्यूमेन हुक ने की थी। और होम्योपैथिक की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे होम्योपैथिक जो दवा है इनका आविष्कार किसने किया था, हनीमैन ने। हमारा जो मैचिंग हुआ है वो बना है 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए उसका आंसर कीजिएगा। आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद का कारण होती है। एथलीट फुट होता है, फाइलेरिया होता है, कालाजार होता है या हर्पीज रोग होता है। यानी कि आपको बताना है फंगस से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो आप बताएंगे एथलीट फुट रोग जो होता है ये फंगस से होने वाली बीमारी है। आपने एक ट्रिक भी याद रखी होगी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो आप वहां से क्या है फफूंद यानी फंगस से होने वाली बीमारी को वहां पर ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और एग्जाम में एक के तो आपको बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से होने वाली बीमारी आप सभी से पूछ लेता है। तो आपको ये सारी की सारी तीनों यानी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारी याद होनी चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल रोग होता है, विटामिन B7 की कमी से आपको बायोटीन रोग होता है, विटामिन ई की कमी से फिलोक्लोविनोन रोग होता है या विटामिन B5 की कमी से आपको पेंटोनेथेनिक अम्ल के वाला रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा आपको कौन सा मैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना है। देखिए निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव होता है, आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा विटामिन ए जो है फिलोक्विनिन से मैच नहीं करता है, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल होते हैं वह किनसे मिलकर बना होता है। कितने हमारे अंदर अमीनो अम्ल मिलकर पाए जाते हैं प्रोटीन में। तो 10 प्रोटीन से, 15 से, 18 से या 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के 20 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 10 अमीनो अम्ल तो हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं और 10 अमीनो अम्ल प्रोटीन जो है हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर के हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं, वही आपको बताना है। नेफ्रॉन को कहते हैं, कार्टेक्स को बोलते हैं, मेंडुला को बोलते हैं या बोमेन संपुट को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब बनेगा आप बताएंगे नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 36 और 37 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन सभी का आंसर आप सभी को करना है कि निम्न में से पौधों की वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो यानी कि पौधों की वृद्धि पर जो आपको नियंत्रण करता है वो कौन सा हार्मोन होता है। जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है या फ्लोरोजेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट 36 का जो राइट आंसर बनेगा आप बताएंगे जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसको विटामिन हार्मोन्स कहते हैं। फिर विटामिन डी ये जो है पादप प्लांट हार्मोन होता है। इसकी कमी से क्या है ये जो करता है पौधे के अंदर जो पौधे की वृद्धि होती है उसको क्या है नियंत्रण करने का यह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि मटर में जो मार्स रोग होता है वह किस तत्व की कमी के कारण होता है, वही आपको बताना है। तांबा, मैग्नीज, पोटेशियम या जस्ता। तो मटर में होने वाला मार्स रोग
वह किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के भी, मैग्नीज की कमी के कारण क्या है, वो रोग हमको हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बनेंगे मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, वही आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, रेडोन है, जिनोन है, क्लोरीन है, क्या ऑक्सीजन है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो आपको इन ऑप्शन में दिया है वही आपको अपने क्वेश्चन में बताना है। जल्दी से क्वेश्चन 38 का आंसर करेंगे। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडोन। रेडोन क्या है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। तो ऑप्शन नंबर के राइट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 39 क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट आपने देखा होगा टेलीस्कोप होते हैं, प्रिज्म होते हैं, उसमें किस प्रकार के कौन सा कांच हमको प्रयोग में किया जाता है वही आपको बताना है। ऑप्शन है पायरेक्स कांच, प्रकाशीय कांच, क्रूक्स कांच या फ्लेंट कांच। तो आप बताएंगे 39 का जो राइट आंसर होगा, आप बताएंगे दीदी प्रकाशीय कांच का प्रयोग हम क्या है, टेलीग्राफ जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें और प्रिज्म में प्रयोग होने वाले कांच का नाम क्या है, प्रकाशीय कांच। ऑप्शन नंबर के बी, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे मैं आप सभी को बता दूं गर्मी हो रही है बहुत, आपकी क्लास इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लाइट बहुत ज़्यादा से खराब हो गई है, ना कि फ़ोन चार्ज था, ना आपके लिए ना ही माइक चार्ज था, कुछ चार्ज था ही नहीं, इसी वजह से आपकी क्लास हो नहीं पा रही थी। अभी अभी रात में लाइट आया है, सब कुछ चार्ज करने के बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास, ये क्लास बीच में रुक गई थी, अब मैं बाद में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि मुझे आपकी क्लास की जिम्मेदारी या मतलब फिक्र नहीं है, बट टाइम और शेड्यूल नहीं बैठ रहा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण है? Cu प्लस Zn का, Cu प्लस Sn का, Cu प्लस Zn प्लस Ni का या Cu प्लस Ni का? तो आपको बताना है कांसा किसका, यानी जो ब्रास होता है वो किसका मिश्रण है वही आपको बताना है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कांसे को याद रखेंगे कांटा से, कांटे काटता। तो का से हो जाएगा कांसा, ता से हो जाएगा टीन और ता से हो जाएगा तांबा यानी कॉपर। तो उस नंबर के भी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब है। और मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन वैसे आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है, तो बिहार स्टेट में ये जो साइंस का पेपर था मेरी वाली शिफ्ट में सवाल आया था। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन का आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब हो जाएगा Cu प्लस जेड है। आगे चलेंगे। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? जो मिलेराइट है निम्न में से किस तत्व का अयस्क है भैया आपको बताना है। निकेल का है, मैग्नीज का है, मैग्नीशियम का है कि कैडमियम का है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएंगे। आप बताएंगे जो मिलेराइट है ये निकेल का क्या अयस्क है? ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर भी करना है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका जो अम्लीय विलयन होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है वही आपको बताना है। लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, गुलाबी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा गुलाबी। जो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन कैसा होता है आप बताएंगे गुलाबी। ऑप्शन नंबर के ए हमारे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा। और कल मेरे क्वेश्चन में ये भी आया था कि कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो इस जो मिथाइल ऑप्शन में था, लाइकिन ऑप्शन में था और नील हरित सवाल ऑप्शन में था, और गाजर था। तो गाजर क्या है, उसमें से जो प्राकृतिक रंग होते हैं उसका सूचक नहीं होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए थे। तो आप सभी ये भी सोच सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं, तो ये आप क्या है हर एक एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की सीरीज आप सबके लिए चलाई गई है ये काफी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस में ही आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट शर्त यही है कि आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए जो आपका फेवरेट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में आपको जो यंत्र दिए हैं वो है जिनका आविष्कार हुआ है, दूसरी तरफ जिन्होंने उसका आविष्कार किया है वही आपको मिलाना है। तो 43 का राइट आंसर सबसे बताएंगे। आप बताएंगे जो कार्बोरेटर है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? जी डेल लर ने किया था, जी डेमलर ने किया था। यानी कार्बोरेटर का आविष्कार कौन थे? जी डेमलर। आगे बढ़ेंगे। डायनोमो को किसने बनाया था? आप बताएंगे माइकल फेराडे ने। नाइलॉन को किसने था? डॉक्टर वालेस करियर्स ने। और स्क्रू किसने बनाया था? हेनरी लेसेमर ने।
जो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बनेगा 4 3 2 1 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैच भी किया होगा। देखिए अगर आपको कुछ भी अगर इसमें से याद नहीं होगा तो आपको डायनोमा तो याद होगा। डायनोमा का आविष्कारक कौन थे? माइकल फैराडे। तो ऑप्शन नंबर जो बी का मैच हो रहा है वो 3 से हो रहा है। तो आप अगर कोई इतना भी आपको याद होता है तभी भी आप अपने क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बनाकर ले जाते। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी के सामने है। निम्न में से किसी दो राशि का आईएस जो एसआई मात्रक है वो समान होता है, यानी कि दो राशियों का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या समान होता है, बराबर होता है। कार्य तथा शक्ति का, कार्य तथा ऊर्जा का, बल तथा शक्ति का, या संवेग तथा आवेग का। तो आप बताएंगे 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा कार्य ऊर्जा का जो क्या होता है हमारा एसआई मात्रक होता है वो बराबर होता है, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। 45 क्वेश्चन में चलेंगे कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा 2008, 2012, 2015, ये 2017। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे 2008 में भारत की जलवायु प्रथम बार राष्ट्रीय क्रिया योजना में प्रकाशित हुई थी, यानी छापी गई थी 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बिहार स्टेट में देखने के लिए मिले थे साइंस के पेपर में। तो ये सभी सारी की सारी सीरीज आपके लिए हर एग्जाम में कारगर सिद्ध होगी। और मैं एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डालती हूँ वहां से भी 7 क्वेश्चन जब से मतलब चैनल बना है वहां से 7 क्वेश्चन मिले थे मुझे अपनी टेस्ट सीरीज में। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वहां पर भी आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 46 है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे घटता है। नहीं, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के बी 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 47 है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? यानी कि ऐसा कौन सा मीडियम है जो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है? लोहा में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, कांच में होती है कि पारा में होती है? तो 47 का राइट आंसर करके बताएंगे आप बताएंगे एल्यूमिनियम में जो है साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम को हम इस्पात भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा कण, एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें। तो आपको बताने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है वही आपको बताना है 48 में। तो आप बताएंगे जो अल्फा कण होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं, इसलिए जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और लास्ट क्वेश्चन में आप सभी के सामने है। मैं उम्मीद करूंगी कि दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आरओ ए आरओ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूपी अगर आरओ ए आरओ का एग्जाम दिया होगा तो सेम इसी प्रकार का जो 49 क्वेश्चन है ना ये ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। चलिए कौन सा सम्मिलित नहीं है वही आपको बताना है। संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, या सभी सम्मिलित हैं? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा सभी सम्मिलित है। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। इसीलिए अगर आपको क्या करना है कि ये तीनों की तीनों जो संस्थान है इनको लिख कर इनके सन भी आप लिख लीजिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का 100% आपको सभी को राइट आंसर करना है। 50वां क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? जो फेडरेशन कप है वो किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है कि बास्केट से है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर बनेगा फुटबॉल। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आज का सेट नंबर 4 आप सभी के सामने था। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करा भी होगा, पढ़ा भी होगा। थोड़ी आपकी क्लास में असुविधा चल रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा से अव्यवस्था चल रही है। गर्मी जितनी बढ़ रही है उतनी ही लाइट के बढ़ रहे हैं भाव। और बिना लाइट के तो आपको पता है गर्मी में इम्पॉसिबल है, और बारिश हमारे यहाँ पे हो नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे सही होता रहेगा आपके लिए क्लास आती रहेगी। तो आज का सेट नंबर 4 जो आपको शाम 6 बजे मिलता है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में आप यकीन मानिएगा ये अगर आपने सेट कर लिया टॉप 50 क्वेश्चन तो यकीन मानिएगा आप हर एग्जाम में अपने अच्छे से अच्छे जीके जीएस स्कोर बना पाएंगे। तो चलिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जोश जुनून के साथ। आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत, और आप सभी को
जल तक परिवार पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही ऐसे परिवार पर अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।